नमस्कार दोस्तों, आज फिर हमारे साथ एक्सरा ऑफिसर अनके सूद सर। नमस्कार सूद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, बांग्लादेश कभी बख्तियार ड्रोन लगा रहा है, कभी फाइटर जेट खरीदने की बात कर रहा है चाइना से, और अब जो यूनुस है वहां पे, जो मुख्य वहां का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बोल रहे, कुछ भी बोल लो, उसके खिलाफ एक जो पिटीशन दाखिल की गई थी वो उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, यानी कि अब उसको जेल में पहुंचाया जा सकता है। क्या है मामला, प्लीज बताइए हमें, और इस कब तक ये चीजें संभव है? देखिए, शेख हसीना ने एक पिटीशन फाइल की थी। इन्होंने पहले मोहम्मद यूनुस ने एक पिटीशन फाइल की थी शेख हसीना के खिलाफ कि उसको डिपोर्ट कर दिया जाए बांग्लादेश के अंदर। फिर बाद में कहा कि इनकी सुनवाई हम वहीं पे करेंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल में करेंगे। तो शेख हसीना ने भी इनके खिलाफ एक पिटीशन फाइल कर दी थी, मोहम्मद यूनुस के खिलाफ, उनके आर्मी के चीफ के खिलाफ, और साथ में 61 दूसरे लोगों के खिलाफ। और उसके अंदर कहा था इन्होंने वहां पे हिंदुओं पे अत्याचार किया, और इसके पूरे प्रूफ दिए थे। जब से शेख हसीना वापस गई है, इंडिया के अंदर आई है, तो उनकी एक टीम बैठी है दिल्ली के अंदर, जो सारी की सारी इंसिडेंट है जो हो रही है बांग्लादेश के अंदर, उसकी रिकॉर्डिंग कर रही है, उसकी डिटेल इकट्ठी कर रही है, और सारी डिटेल उन्होंने भेज दी आईसीसी के अंदर। और अब आईसीसी ने अप्रूवल दे दी है कि मोहम्मद यूनुस के खिलाफ बहुत जल्दी एक्शन लिया जाएगा, उनके खिलाफ हियरिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। पहले क्या था, जब मोहम्मद यूनुस पावर में आए थे तो उस टाइम पे जो बाइडेन प्रेसिडेंट थे यूएस के, और उनकी डीप स्टेट ने सारा काम किया था, मोहम्मद यूनुस को इंस्टॉल किया था और शेख हसीना को बाहर निकाला था। लेकिन अब जो बाइडेन और उनकी डीप स्टेट वो पावर से बाहर जा रही है, तो इस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं यूएस के अंदर। और डोनाल्ड ट्रंप ने वैसे भी कहा था कि जब मैं पावर में आऊंगा, व्हाइट हाउस में एंटर करूंगा, तो आप सोचिए एक हिंदू बैठा है व्हाइट हाउस के अंदर, एक इंडियन बैठा है। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप बहुत से इश्यूज के अंदर बिजी हैं, लेकिन बहुत जल्दी उनकी अटेंशन आएगी बांग्लादेश की तरफ, और मोहम्मद यूनुस के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और जिस तरीके से आईसीसी के अंदर केस किया है मोहम्मद यूनुस के खिलाफ, उसकी सुनवाई शुरू हो जाएगी 2 महीने के बाद। और ये उम्मीद लगाई जाती है कि मोहम्मद यूनुस को जेल भेज दिया जाएगा, और एक केस की उम्मीद है कि 2 साल के अंदर केस खत्म हो जाएगा और मोहम्मद यूनुस को जेल भेज दिया जाएगा। और वैसे भी देखा जाए तो ट्रंप के पावर आने के बाद बांग्लादेश के अंदर बहुत सी चेंजेस होंगी। अच्छा सूद यहाँ सर, की जो 2 साल गवर्नमेंट तक है, मतलब यही बांग्लादेश को संभालता रहेगा? आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट कोर्ट है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, जो क्रिमिनल लोग कोर्ट। यहाँ पे पूछ रहे हो। हाँ, हाँ, तो क्या 2 साल तक इसी का राज रहेगा फिर? नहीं, राज नहीं रहेगा। पावर से हटने के बाद तो केस चल सकता है ना इसके ऊपर। मुझे नहीं लगता कि ये 2-4 महीने से ऊपर रह पाएगा पावर में, क्योंकि बांग्लादेश की इकोनॉमी वैसे ही डूब रही है। और बांग्लादेश उछल रहा है, आपको देखो, वैसे भी बांग्लादेश ऐसे उछल रहा है जैसे कि उसको इंडिया से लेना देना नहीं। ये सोच रहा है कि इंडिया, जैसे बांग्लादेश के अंदर जिस टाइम पे क्या हो रहा है, जैसे इंडियन साड़ी है उनको जलाया जा रहा है, हिंदुओं पे अटैक तो हो ही रहे हैं। साथ में इन्होंने जो खाने पीने की चीजें थी वो पाकिस्तान से मंगानी शुरू कर दी। पाकिस्तान के पास आप तो चीजें नहीं है, आलू प्याज पाकिस्तान, इंडिया वाले जो आलू प्याज है वो मंगवाता है यूएई के थ्रू, और उन्हीं को बांग्लादेश के अंदर भेजेगा। तो आप सोचिए कितना ज्यादा इकोनॉमिक प्रेशर पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर। चीजें बांग्लादेश के अंदर महंगी हो जाएंगी। इवन शुगर वो पाकिस्तान से मंगवा रहा है, वीट भी पाकिस्तान से मंगा रहा है, जबकि पाकिस्तान के पास तो खुद वीट नहीं है, खुद उसका शुगर नहीं है। तो बांग्लादेश को सप्लाई कर रहा है, क्योंकि इंडिया को बांग्लादेश से दूर करना चाह रहा था। एक पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने कहा कि जो बांग्लादेश के ऊपर जो अपनी ट्रेड बंद कर रहा है इंडिया के साथ, उससे इंडिया को नुकसान होगा $18 बिलियन का। लेकिन ये तो उल्टी सीधी बातें बोलते ही रहते हैं। जो बांग्लादेश और इंडिया की ट्रेड है, टोटल ट्रेड है, वो है $11 बिलियन की, जिसपे इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों ही है। तो बांग्लादेश अगर इंडिया की चीजें नहीं मंगाएगा तो हमें कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। हमारी जो टोटल एक्सपोर्ट्स है वो है $800 बिलियन की $800 बिलियन की, और वो $1000 बिलियन पहुंचने वाले 2 साल के अंदर। तो बांग्लादेश से फर्क तो पड़ेगा, लेकिन वो फर्क नहीं पड़ेगा। बांग्लादेश ने जैसे यहाँ पे अप्लाई किया था, यहाँ पे 1,75,000 लोगों ने वीजा के लिए अप्लाई किया था बांग्लादेश से इंडिया के अंदर आने के लिए। लेकिन इंडिया ने सिर्फ 124 लोगों को वीजा दिया, बाकियों को वीजा नहीं दिया। और वो उनको दिया है जिनका इंडिया के अंदर ट्रीटमेंट चल रहा था, कैंसर जैसी बीमारी का। और बाकियों को अब प्रॉब्लम हो रही है कि कहाँ जाए। तो ये सोच रहे हैं हम कहाँ जाएं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि हम मलेशिया चले जाएंगे, सिंगापुर चले जाएंगे ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन वहां पे ट्रीटमेंट बहुत महंगा होगा। पहले क्या था कि जो बांग्लादेशी इंडिया के अंदर आते थे, वो आते थे ट्रेन में और साथ में बस में वहां से एंटर करते थे इंडिया के बॉर्डर पे, वहां से ट्रेन से दिल्ली पहुंच जाते थे या कलकत्ता पहुंच जाते थे, उनका इलाज हो जाता था। और यहाँ पे रहने की जगह भी सस्ती थी। लेकिन अब अगर वही बांग्लादेशी जाएंगे सिंगापुर, तो उनको कम से कम 25 से 30 हजार लगेंगे एक साइड में जाने के। फिर इनका जो ईयू का जो ऑफिस है, जहां से बांग्लादेशी वीजा लेते हैं, वो दिल्ली के अंदर लोकेटेड था।
और अब बांग्लादेश ने कहा कि उसको यहां से शिफ्ट कर दो बांग्लादेश के अंदर, लेकिन ईयू ने मना कर दिया। उन्होंने कहा अगर आपको वीजा चाहिए तो आप वियतनाम चले जाओ। अब ईयू का जो ऑफिस है बांग्लादेश के वीजा लेने के लिए वो खुलेगा वियतनाम के अंदर, और यहां जाने के लिए इनको बाय एयर जाना पड़ेगा, वो भी इनके लिए महंगा पड़ेगा। तो बांग्लादेश की जो प्रॉब्लम है तो बढ़ी रही है, लेकिन मोहम्मद यूनुस तो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, इनकी इकोनॉमी की समझ देख लो कैसी समझ है इनको। और अब बांग्लादेश दूसरी तरफ पाकिस्तान से मिलिट्री टू मिलिट्री कांटेक्ट कर रहा है, और इनके कुछ एडवाइजर वो कहते हैं पाकिस्तान से न्यूक्लियर बॉम्ब ले लेंगे, कोई 2 दिन में तो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं आ जाएगा। और क्या पाकिस्तान को ये बम सप्लाई कर सकता है इनको? इनको ना तो इंटरनेशनल रूल्स का पता है, ना इनको सिस्टम का पता है। अगर पाकिस्तान कोशिश करे अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स किसी को देने की या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे तो उसके ऊपर सैंक्शन लग जाएगी। वैसे ही पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, वैसे भी ट्रंप आ रहा है इस टाइम पे यूएस के अंदर, लेकिन अच्छा ये सर। कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये जो अभी आप बता रहे हो कि वहां से सारा सामान ले रहे हैं बांग्लादेश के, और आप बता रहे थे इंटरनेट भी है वहां पे, उसको भी वहां पे काट दिया गया है, कोलकाता के लिए जो जाता था, बहुत सारी चीजें ऐसे कर रहे हैं, इंडिया से इंपोर्ट भी ये थोड़ा सा कम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान से चीजें ले रहे हैं, क्या ये उन चीजें इसलिए ले रहे हैं थोड़े टाइम तक कि वो जो हथियार और इस तरीके की चीजें हैं वो छुपा के उन चीजों के जरिए वहां पे ले ली जाए, या क्या क्या है मेन एजेंडा देखिए क्या है? वो, लेकिन देखो मेन एजेंडा है इंडिया को नुकसान पहुंचाना। ये ऐसे ट्रीट कर रहे हैं इंडिया को जैसे इंडिया एक छोटी सी कंट्री है। जैसे इंटरनेट सर्विस जाती थी हमारी, कलकत्ता से जाती थी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर, वो रास्ता छोटा पड़ता था बांग्लादेश के थ्रू, इन्होंने उसको बंद कर दिया। अब अगर इंडिया इंटरनेट सर्विसेज देता है अपनी स्टेट्स को नॉर्थ ईस्ट के अंदर मेनलैंड से, तो उसको बहुत ज्यादा डिस्टेंस पड़ेगा और महंगी पड़ेगी, लेकिन इंडिया के पास ऑप्शन है, इंडिया कर भी सकता है। दूसरी बात है कि इनका पाकिस्तान से डील करने का मतलब है कि इंडिया को टारगेट करना। और देखिए अगर पाकिस्तान से कुछ आप एम्यूनिशन मंगाते कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ इनका पर्पज है इंडिया के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटी फैलाना। लेकिन दूसरी तरफ इनको झटका लगा है बांग्लादेश को, जो म्यांमार के अंदर वहां पे लड़ाई चल रही थी उनकी आर्मी और उनके जो सेपरेट ग्रुप्स हैं उनके बीच में, और अराकान आर्मी, और इनका जो बॉर्डर लगता है बांग्लादेश का 2 कंट्री से लगता है, इंडिया के साथ लगता है 4097 किलोमीटर का, और म्यांमार के साथ लगता है इनका 271 किलोमीटर का। और पूरा जो बॉर्डर है बांग्लादेश और म्यांमार का, वहां पे अराकान आर्मी ने पूरा कंट्रोल कर लिया। और जो स्वीटे पोर्ट है म्यांमार के अंदर जिसको इंडिया ने बनाया था, वो बनाया था इसलिए कि ताकि इंडिया अपनी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से कांटेक्ट रख सके अगर कोई प्रॉब्लम होती है, और वहां से सप्लाई लाइन चलती रहे। और दूसरी तरफ अब वो अराकान आर्मी ने जो स्वीटे पोर्ट है वो अराकान आर्मी के कंट्रोल में है, और दूसरी तरफ अराकान आर्मी इस टाइम पे बांग्लादेश की तरफ बढ़ रही है और वो कंट्रोल करना चाहती है इनका पोर्ट, इनके पोर्ट से कंट्रोल करना चाहती है। एक तो चिटागोंग पोर्ट है और साथ में एक और पोर्ट है जो इंडिया डेवलप कर रहा था, उस पर भी कंट्रोल करना चाहती है। जब इनकी लड़ाई हो रही थी म्यांमार के अंदर, तो इंडिया ने हमेशा अराकान आर्मी को सपोर्ट किया और अब उनसे कांटेक्ट भी मेंटेन करके रखा था। तो इंडिया इस टाइम पे अराकान आर्मी के थ्रू बांग्लादेश के अंदर एक बड़ा काम करने की कोशिश कर रही है, बांग्लादेश को बर्बाद करने के लिए बहुत जरूरी है। और जो आप जैसे बात कर रहे थे पाकिस्तान से क्यों सामान ले रहे हैं, देखिए जिसकी अकल भ्रष्ट हो जाए आप उसका कुछ नहीं कर सकते। इंडिया से सामान लेते तो सस्ता पड़ता। आपको याद होगा जब इंडिया ने आर्टिकल 370 हटाया था पाकिस्तान से, कश्मीर से, तो उस टाइम पे इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा मीडिया से ट्रेड नहीं करेंगे। इंडिया ने उससे पहले कोई एक्शन नहीं लिया था पाकिस्तान के खिलाफ, जबकि पाकिस्तान टेररिस्ट एक्टिविटी करता था इंडिया के खिलाफ, क्योंकि इंडिया कोई ऑफेंसिव एक्शन लेना नहीं चाहता। इसी तरीके से बांग्लादेश के खिलाफ भी इंडिया कोई ऑफेंसिव एक्शन नहीं लेना चाहता। लेकिन अगर बांग्लादेश पाकिस्तान से सामान इंपोर्ट करता है तो बांग्लादेश बर्बाद होगा जैसे पाकिस्तान बर्बाद हुआ। इससे पहले मालदीव ने भी कहा था कि हम इंडिया से सामान नहीं लेंगे, हम चाइना से लेंगे, लेकिन 2 महीने के बाद पूंछ नीचे दबा के, टांगों के बीच में दबा के इंडिया के अंदर आ गए बीजू और कहा जी हमें पैसे दे दो। हमने बीजू को सिर्फ $50 बिलियन दिए थे और उनकी गवर्नमेंट सर्वाइव कर गई। तो बांग्लादेश का हाल भी वही होगा। लेकिन इंडिया अपनी तरफ से कोई ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहता जिसकी वजह से ये उनके लोग कहें कि इंडिया ने हमको डिस्टर्ब किया है या इंडिया ने हमको नुकसान पहुंचाया। अभी एक वीडियो मैंने देखा जो ढाका यूनिवर्सिटी से रिलीज हुआ। ढाका के अंदर स्टूडेंट लड़कियां प्रोटेस्ट कर रही थी और उस प्रोटेस्ट के अंदर एक गाना चल रहा था, हरियाणवी गाना था वो, उस पर वो डांस कर रही थी। यानी कि बांग्लादेश के अंदर कुछ चेंजेस आ रही हैं। और चेंजेस कब से देखी, जब से हमारे फॉरेन सेक्रेटरी बांग्लादेश के अंदर विजिट किए हैं। और ये कहा जाता है तब से हिंदुओं के ऊपर अटैक भी कम हो गए हैं, क्योंकि मोहम्मद यूनुस को एक समझ आ गया है कि बहुत जल्दी मैं जेल जाऊंगा, पावर से तो मैं निकल ही जाऊंगा,
क्योंकि आईसीसी ने उनके खिलाफ एक नोटिस भेज दिया उनको समन करने के लिए। तो उन्होंने अपनी आर्मी से भी कहा या मिलिटेंट ग्रुप से कहा कि अब आप हिंदुओं पे अटैक करना कम करो या बंद करो, नहीं तो मैं मुश्किल में आ जाऊंगा। मिस्री के जाने के बाद बांग्लादेश ने एडमिट किया था कि उनके कंट्री के अंदर 28 इंसिडेंट है जहां पे हिंदुओं पे अटैक किए गए, जबकि शेख हसीना के हिसाब से 800 से ज्यादा इंसिडेंट है जहां पे जिहादियों ने हिंदुओं पे अटैक किया है, मारा है और बहुत से लोगों को कन्वर्ट कर किया उन्होंने इस्लाम के अंदर तलवार के नोक पे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद यूनुस को समझ तो आ गया है कि मेरे जाने का टाइम आ चुका है। और जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर ढाका जो यूनिवर्सिटी है, ढाका का जो यूनिवर्सिटी का जो कॉलेज है, वहां पे लड़कियां डांस कर रही थी हरियाणवी गाने पे, सपना चौधरी के गाने पे, जो काफी फेमस था। और वो उनके जो वहां पे चांसलर है उनके खिलाफ एक प्रोटेस्ट कर रही थी, कुछ उनकी डिमांड थी। अगर बांग्लादेश के अंदर लड़कियां इस सिचुएशन के अंदर डांस कर सकती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश के अंदर जो लड़कियां हैं, बहुत से लोग हैं, स्टूडेंट है, वो आज भी इंडिया से प्यार करते हैं। इसीलिए इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं ले रहा, लेकिन सिर्फ वेट कर रहा है। देखिए ऐसा होता है कि जो बड़ा, आप देखो शेर कभी किसी पे ऐसे अटैक नहीं करता अगर शेर को लगे कि हाँ मुझे खतरा हो सकता है, लेकिन छोटे मोटे जानवर कभी ना कभी शेर को छेड़ लेते हैं और नुकसान पाते हैं। तो बांग्लादेश अगर पाकिस्तान की हेल्प लेता है, क्योंकि पाकिस्तान तो यही चाहता है कि इंडिया बांग्लादेश पे अटैक कर दे और इंडिया की बदनामी हो जाए, लेकिन इंडिया पेशेंस लेके बैठा है, इंडिया पेशेंस कर रहा है, इंडिया कोई एक्शन नहीं ले रहा बांग्लादेश के खिलाफ। लेकिन अगर बांग्लादेश ने कोई मिस एडवेंचर किया इंडिया के खिलाफ, तो इंडिया बहुत बड़ा काम कर देगा। इस तो ये कहा जाता है बांग्लादेश को सपोर्ट करता है पाकिस्तान और दूसरी तरफ बांग्लादेश को चीन सपोर्ट करता है, टर्की तो करता ही है इनको। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुई है कि इंडिया के जो सिक्योरिटी एडवाइजर है एनएसए अजीत डोभाल, वो चाइना गए हैं। देखिए जब हमारा प्राइम मिनिस्टर कहीं जाता है तो एक इश्यू होता है कि एक नेशनल इश्यूज पे बात होगी, जब फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं तो बात की जाती है आपके फॉरेन रिलेशंस की या कोई बॉर्डर इशू हो। लेकिन अगर आपका एनएसए गया है चाइना के अंदर, तो ये माना जाता है अजीत डोभाल वहां गए हैं कुछ इशू को डिस्कस करने के लिए। एक तो इशू है जो बॉर्डर का इशू है, उसके ऊपर डिस्कशन होगी, और दूसरा इशू है जो सेंट मार्टिन आइलैंड है जिसको यूएस लेना चाहता था, क्योंकि वो सेंट मार्टिन आइलैंड के ऊपर अगर यूएस की बेस बन जाती है तो चाइना के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और इंडिया भी नहीं चाहता कि जो सेंट मार्टिन आइलैंड है उसको यूएस के कब्जे में दे दिया जाए, उससे इंडिया को नुकसान होगा, क्योंकि इंडिया को हमेशा खतरा बना रहेगा, कभी वहां डीप स्टेट भी आ सकती है पावर पे। और तीसरी बात है कि जो म्यांमार के अंदर प्रोग्रेस हुई है उसके ऊपर भी शायद चाइना डिस्कस करना चाहता है इंडिया से, अजीत डोभाल से। और जो बांग्लादेश की सिचुएशन है उस पर भी डिस्कस करना चाहता है, क्योंकि उनके लिए मेन कंसर्न है उनकी सिक्योरिटी का। अगर सेंट मार्टिन आइलैंड मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट यूएस को दे देती है, क्योंकि उनको पता है मोहम्मद यूनुस सीआईए का एजेंट है, तो मेन कंसर्न होगा चाइना को, इंडिया को भी डिस्टर्बेंस होगी। तो मुझे लगता है कि यही इश्यूज को डिस्कस करने के लिए हमारे एनएसए चाइना गए हैं, ताकि बांग्लादेश के अंदर स्टेबिलिटी आए। और हो सकता है कि बात की जाए कि शेख हसीना वापस आएगी पावर में, तो कम से कम ये आइलैंड तो नहीं जाएगी यूएस के पास। तो यही इश्यूज को डिस्कस करने के लिए गए हैं अजीत डोभाल चाइना में। और साथ में म्यांमार का इशू भी है जहां पे डिस्कशन होगी कि किस तरीके से वहां भी पीस हो, क्योंकि इंडिया के लिए कंसर्न की बात यह है कि दोनों कंट्रीज का इंडिया से बॉर्डर लगता है। म्यांमार का बॉर्डर लगता है इंडिया से 1631 किलोमीटर का। इंडिया को उसकी चिंता है कि वहां पे पीस होगी तो हमारे यहाँ पे मिलिटेंट एक्टिविटी नहीं होगी। और तीसरी बात है कि म्यांमार के अंदर जो मेन अराकान आर्मी है उसको फंड कहां से आते हैं? उसको फंड आते हैं जो वहां पे इलीगल ट्रेड होती है, यानी कि जो वहां पे उगाए जाते हैं, यहाँ पे जैसे आपके ड्रग्स उगाए जाते हैं, उससे उनको 70,000 करोड़ से लेकर के 1 लाख करोड़ की इनकम होती है, और उस पैसे से वो आर्म्स खरीदते हैं। आर्म्स आपको इसीलिए मिल जाते हैं, अगर आपका पैसा है तो आपको आर्म्स मिल जाएंगे। तो इंडिया और जो एनएसए इस टाइम पे चाइना गए इसी इशू पे डिस्कस करने के लिए। बांग्लादेश म्यांमार कहां किस तरीके से यहाँ पे पीस हो, अगर दोनों कंट्री से पीस होगी तो इंडिया के लिए बेटर है और साथ में चाइना के लिए अच्छा है, क्योंकि चाइना इंडिया से रिलेशन अच्छा भी करना चाहता है। एक और इशू साथ में है कि डोनाल्ड ट्रंप अब ओथ लेने जा रहे हैं जनवरी 20 को, और उन्होंने जी जिनपिंग को वहां पे बुलाया था। उससे पहले उन्होंने चाइना के ऊपर सैंक्शन लगाने की बात की थी, हम तो तुम्हारे ऊपर 25% टैरिफ लगा देंगे, कनाडा और मैक्सिको के ऊपर भी। तो उनको जब इन्विटेशन भेजा गया जी जिनपिंग को, तो जी जिनपिंग ने मना कर दिया। इसका मतलब है कि दोनों कंट्रीज की टेंशन चलती रहेंगी, और अगर दोनों कंट्रीज की टेंशन चलेगी तो फायदा इंडिया को है, क्योंकि इससे पहले जब सैंक्शन लगाने की बात की थी शायद 2019 या 20 के अंदर, तो पीएम मोदी उस टाइम पे चले गए थे चाइना में, स्पेशल समिट हुई थी उनकी जी जिनपिंग के साथ। लेकिन अब ऐसा लगता है कि दोबारा से चाइना को प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अगर यूएस उनके ऊपर सैंक्शन लगा देगा तो उनकी इकोनॉमी हिट होगी, और वो इंडिया के इंटरवेंशन चाहते हैं। तो
इसीलिए मुझे लगता है जो अजीत डोभाल गए हैं उनके कुछ पर्पस हैं। एक तो बांग्लादेश की सिचुएशन, एक म्यांमार की सिचुएशन, और एक जो दोनों कंट्रीज के रिलेशन है, यानी कि जो चाइना और यूएस के जो ट्रेड रिलेशंस डिस्टर्ब हो रहे हैं उसके इशू को डिस्कस करने के लिए। तो ये जो है विजिट बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर की जा रही है। बिल्कुल। चलिए देखते हैं कि अब क्या होगा। चाइना के बारे में भी हम अलग से वीडियो में बात करेंगे, लेकिन बांग्लादेश का जो रवैया था उसमें जो थोड़ा चेंजेस आया है, होपफुली उससे हिंदुओं की रक्षा होगी। और ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। यूनुस जैसे व्यक्ति को आपने बताया कि उसके ऊपर मुकदमा अभी चलेगा और उसको जेल पहुंचाया जाएगा। फिलहाल यही चाहते हैं कि बांग्लादेश अगर वहां से कोई भी एक्टिविटी करता है तो भारत सरकार उसके लिए पूरी तरह तैयार रहे, और उनकी तैयारी भी पूरी है। देखना ये होगा कि अब उनका हाल कैसा होता है। बट बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए। सबसे निवेदन है वीडियो शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।